चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. माई सेल्फ योर केमिस्ट्री फैकल्टी मनन सर फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी. लास्ट क्लास हमने कहाँ तक आपका एंड किया था बेटा कि हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है. ठीक है, अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कि जो हमारा अल्फा है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन आयनिक इक्विलिब्रियम, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. इट इज डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर. तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, degree of ionization depends on the following factor. Depends on the following factors. ठीक है, सबसे जो पहला आता है वो रहता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सबसे पहले जो आता है वो रहेगा हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम इनकी बात करें तो देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर आयोनाइजेशन डिपेंड करता है. कैसे? क्योंकि देखो, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो वो दो तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर आप हमारा पहला का लेक्चर देखे होंगे, इससे पहले वाला लेक्चर, तो मैं उससे पहले बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो एक्वस में 100% आयोनाइज हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो पार्शियली आयोनाइज हो जाए. तो सही बात है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जो हमारा अल्फा है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज ऑलमोस्ट 100%. लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसमें होता है ऑलमोस्ट अप टू 5% आयोनाइज. तो सबसे पहला पॉइंट ये है जिस पर हमारा आयोनाइजेशन डिपेंड करता है. दूसरा हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बाद कि जो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. मतलब कैसे? पहले आप सुन लो क्या होता है. एक्चुअली क्या होता है कि हर एक सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. क्या बोल रहे हैं हम? हर एक सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसी पर आयोनाइजेशन डिपेंड करता है. कैसे? देखो, जो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था एटॉमिक में, वो हम क्या लिखवाए थे कि जो फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू आर इंटू म्यू नॉट. ये होता है हमारा पूरा फॉर्मूला. अब यही जो हमारा म्यू नॉट है यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आया समझ में? अब देखो, अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब जैसे जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा
वैसे वैसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। क्या बोल रहे हैं? एज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गोes on increasing, the force of attraction between the two molecules will go on decreasing। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इनकी आसानी से टूटना शुरू हो जाएगा। अरे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा तब तो मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे। यहां तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गया, अब आसानी से मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। अरे यही तो मॉलिक्यूल्स जो टूटता है इसी को तो बोलते हैं अल्फा, और अल्फा को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है म्यू नॉट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेसर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स एंड मोर विल बी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दैट इज अल्फा। जो तीसरा हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर पर। अब देखो इसमें एक अच्छी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। जैसे अभी क्या होता है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है। आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो इसीलिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया जनरली। हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? जनरली। जनरली मतलब नॉट ऑलवेज। तो हम ये लिखेंगे कि जनरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस जनरली। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? जनरली ऑन increasing the temperature, comma, degree of ionization increases, degree of ionization increases। अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर वाई जनरली, क्यों नहीं ऑलवेज? क्योंकि देखो बेटा, हम ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हीट के बेसिस पर। एक हम बात करते हैं कि जब आपका सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हो, जब आपका सॉल्यूशन बेटा क्या हो गया? एंडोथर्मिक। और एक बार हम बात करेंगे जब आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। जब हमारा सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हो और जब हमारा सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हो, तब टेम्परेचर से कैसे हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अफेक्ट होगा। अब देखो, अगर आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स उनको हीट चाहिए, और एक्सोथर्मिक मीन्स उसको हीट नहीं चाहिए, वो हीट सिस्टम में रिलीज कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक का, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इसको हीट चाहिए, मीन्स हियर वी हैव टू गिव हीट। तो क्या होगा कि अगर आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली हमारा हीट बढ़ेगा और इसको हीट चाहिए भी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेरा हीट भी बढ़ेगा, और जब हीट बढ़ेगा तो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम आते हैं एक्सोथर्मिक में, तब क्या देखोगे? एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करता है, इसको हीट नहीं चाहिए, मतलब इसका जो हीट होता है
वो लेस देन 0, क्योंकि ये हीट रिलीज करता है, नेगेटिव होता है। तो जब आप इस केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, सिस्टम को हीट नहीं चाहिए। तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, घटने लगेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक को टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको हीट नहीं चाहिए। इसीलिए हमने टेम्परेचर के स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड यूज किया जनरली, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नहीं बढ़ता है, वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है, एंडोथर्मिक का है कि एक्सोथर्मिक का है। आया समझ में? चलो अगला जो हम बात करेंगे बेटा, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन। अब देखो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, आप पानी पर पानी मिलाए जा रहे हो, आप पानी में पानी मिलाए जा रहे हो, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि एक गिलास में 100 ml पानी लिया और उसमें थोड़ा सा आपने डाल दिया नमक, तो क्या हुआ, नमक थोड़ा बहुत पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि नमक तो उतना ही है, पानी बढ़ाते गए, एक गिलास के बाद 2 गिलास, 3 गिलास, एक बाल्टी, आप पानी बढ़ाते गए, तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो क्या है अल्फा, वो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी केस आएगा, ऐसा नहीं कि आपने बोला सर हम और पानी डाल दें, अरे भाई आप कितना ही पानी डाल दो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा वो तो बढ़ेगा, लेकिन 100 से अधिक तो नहीं होगा। आप चाहे जितना भी पानी डाल दो वो 100% से अधिक नहीं जाएगा। हाँ, अल्फा बढ़ेगा एक सर्टेन लिमिट के साथ, लेकिन अगर आप मान लो क्या कर दो कि कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, आप क्या करो, कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो और उसको आप फेंक दो जाके जैम्पुर बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां तो जो आपका पानी है वो तो इनफाइनाइट पानी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने क्या बोला, आप कोई भी थोड़ा सा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को जाकर जैम्पुर बीच में फेंक दो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट को फेंक दोगे ना, तो एट दैट कंडीशन योर वीक इलेक्ट्रोलाइट will convert into a strong electrolyte। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका जो डाइल्यूशन है वो अगर आप उसको इनफाइनाइट लेवल तक कर देते हैं तो कोई भी जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डाइल्यूशन में हम दो पॉइंट इसमें पढ़ना है। पहला क्या है कि ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करते हैं मीन्स जब आप पानी डालते हो, तो ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट। ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो धीरे धीरे आपका अल्फा बढ़ते जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अल्फा का वैल्यू 100% से ज़्यादा नहीं होगा, उसी के रेंज में रहेगा। लेकिन यही डाइल्यूशन को अगर आप करते हैं इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन weak electrolyte, at infinite dilution weak electrolyte behaves as
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यही जब आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर देते हो तो ये जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इट कन्वर्ट्स टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर हैं जिस पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, डिपेंड करता है। आया समझ में? चलिए अब इसमें एक अगला चीज है नेग्लेक्शन थ्योरी। नेग्लेक्शन थ्योरी आप लोग हेडिंग दो नेग्लेक्शन थ्योरी। यू गिव द हेडिंग नेग्लेक्शन थ्योरी। मतलब इसमें अब पढ़ना क्या है पहले ये समझो। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कुछ रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम निकाला था, अरे यार, तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था जो हमारा के इक्विलिब्रियम था इसका समथिंग वैल्यू आया था सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जो हमारा ये 1 माइनस अल्फा है बेटा, ये जो 1 माइनस अल्फा है कब इसको हम 1 एज्यूम करेंगे और कब इसको हम 1 माइनस अल्फा एज्यूम करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप लोग को आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम देना है, तो अगर आपको ये नहीं पता लगा कि 1 माइनस अल्फा को कब हम नेग्लेक्ट करेंगे और कब हमें लेना है तो क्या हो जाएगा? मान लो किसी क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फा को आपको करना है नेग्लेक्ट, आपको पता ही नहीं कब करेंगे नेग्लेक्ट, आप आराम से 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका टाइम किल हो गया। और मान लो कहीं नेग्लेक्ट नहीं करना और आपने वहां पर नेग्लेक्ट कर लिया, फिर भी दिक्कत, फिर भी दिक्कत। तो अब तो कंडीशन ये आ गया कि सर हम 1 माइनस अल्फा को कब नेग्लेक्ट करेंगे, कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा को 1 लेंगे और अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा ही लेंगे। अब इसकी आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा और बहुत सिंपल है। चलो इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमने क्या दे दिया, नेग्लेक्शन थ्योरी, अलग से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। देखो अगर आप एनसीईआरटी बुक का रीडिंग लगाओगे तो वहां पर क्या बोला गया है कि अगर आपका अल्फा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अगर ये 5% तक है, मतलब 0.05, अगर आपका अल्फा 5% हो और 0.05 तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर आपका अल्फा 5% तक है तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आया समझ में? तो हम क्या कह रहे हैं कि चलो अगर एनसीईआरटी में 5 दिया है, हम इसको 8% मान लेते हैं कि चलो अगर अल्फा का वैल्यू 8% तक रहेगा तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर लेंगे। 8 से ज़्यादा होगा तो 1 माइनस अल्फा को हमें 1 माइनस अल्फा ही लेना पड़ेगा। अब आप ये मत बोलना कि सर आप तो 5 से 8% कर दिया, हमारे तरफ से 10% कर दो। नहीं, 8% तक ही आपको नेग्लेक्ट करना है। उसके बाद से अगर 9% हो, 10% हो, 11, 12, आपको 1 माइनस अल्फा ही लेना है। आया समझ में? तो अब देखो क्या होगा। अगला हम बात करते हैं कि जो हमने ये इक्वेशन का, अगर इसको हम फिर से लिखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो हमारा के इक्विलिब्रियम बराबर हमने लिखा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा।
फिर ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। आ जाएगा, हमने सी को नीचे ला दिया। अब इससे आपने बेटा क्या कंक्लूड किया, इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि इफ अल्फा इंक्रीजेस, अगर हम अल्फा को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देन ओवरऑल अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इंक्रीजेस। अगर हम अल्फा को बढ़ाते हैं तो अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप अल्फा को कम करोगे तो ओवरऑल अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा भी डिक्रीज कर जाएगा। आया समझ में? हमने क्या बोला कि अगर आप अल्फा 8% तक आता है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब कि इफ अल्फा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 8%, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.08। तब आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो। अगर आपका अल्फा 8% है, दैट इज 0.08, तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो। मतलब कि अगर अल्फा 8% है, दैट इज इफ अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8%, देन योर के इक्विलिब्रियम बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो जब हमारा अल्फा 8% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 8% के लिए 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली अल्फा स्क्वायर, दैट इज के इक्विलिब्रियम बाई सी इजकल टू अल्फा स्क्वायर। और मेरा अल्फा कितना है बेटा, अल्फा हमारा है 8%। अल्फा कितना है हमारा, 8% मीन्स 0.08 द होल स्क्वायर। और जब यही आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये हमारा के इक्विलिब्रियम बाई सी का कब वैल्यू आएगा, जब आपका अल्फा ऑलमोस्ट 8% है। कितना आपका अल्फा है बेटा, अल्फा आपका ऑलमोस्ट 8% है। आया समझ में? अब अगर यही अल्फा 8% से ज़्यादा हो गया तो भैया अगर आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिए तो खटाक से एग्जाम में -1, बिना सोचे -1। तो हमने इस पॉइंट से क्या कंक्लूड किया, इस पॉइंट से हमने यही कंक्लूड किया कि इफ जो हमारा के इक्विलिब्रियम बाई सी का 2 कंडीशन हमारा आ गया। अगर के इक्विलिब्रियम बाई सी इफ इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, यानी 8% में तो ये वाला वैल्यू आया था। तो इस केस में जो हमारा 1 माइनस अल्फा होगा इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेंगे बेटा, 1। लेकिन वर्ड आ रहा है, अगर आपने के इक्विलिब्रियम बाई सी को बड़ा हो जाए किससे, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो इस केस में आपको 1 माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। इसमें आप 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लेंगे, आपको 1 माइनस अल्फा ही लेना है। क्या लेना है, 1 माइनस अल्फा ही लेना है। आया समझ में?
अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है बिना किसी गलत किए हुए बिना सॉल्व करना है। चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए find the H plus ion and degree of find the H plus ion and degree of ionization of 0.01 molarity solution of HF, ये दिया है। और आपको साथ में ये भी दे दिया है कि जो हमारा Ka ऑफ HF है दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ये गिवन है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में? अब देखो बेटा, पहले तो आपको क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा हो उसे क्या हम बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो लिखा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ HF, जिसका हमें K ऑफ HF दिया है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं इसका। मुझे पता है कि जो हमारा HF है ये वीक एसिड है, मतलब ये 100% आयोनाइज नहीं होने वाला है, यानी इसका जो हम रिएक्शन लिखेंगे इट विल बी विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम साइन। तो पहला हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा HF है इसको जब तक हम पानी में नहीं डालेंगे ये H प्लस नहीं देगा, और हमने यहाँ लगा दिया इक्विलिब्रियम। ये आपका टूट गया H प्लस एक्वस और ये आपका टूट गया F माइनस एक्वस। जब हमारा टाइम t बराबर 0 था उस समय हमारा 0.01 मोलारिटी था, दैट इज योर कंसंट्रेशन, और ये दोनों टाइम बराबर 0 में हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब यही जब हमारा टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 माइनस 0.01 अल्फा से टूटा, और जितना ब्रेक करेगा बेटा उतना ही ये बनेगा, जितना ब्रेक करेगा उतना ही बनेगा। अब इसका आप निकाल दो, क्योंकि आप HF एसिड है ना, तो आप इसको K इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड या इसको आप Ka भी लिख सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा Ka विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ HF। Ka का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.01 अल्फा, ये आएगा 0.01 अल्फा डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस 0.01 अल्फा। इसको पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.01 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब हमारा दिक्कत हुआ कि क्या हम इसमें 1 माइनस अल्फा को क्या लेंगे? दो कंडीशन, इसको 1 लेंगे कि इसको हम 1 माइनस अल्फा लेकर ही सॉल्व करेंगे। अब आइए हमारा ये वाला फॉर्मूला कि हम पहले के इक्विलिब्रियम बाई सी निकाल कर देखेंगे। हम के इक्विलिब्रियम बाई सी का वैल्यू निकाल कर देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं के ए बाई सी। हमें क्वेश्चन में बेटा के दिया है 4 इंटू के दिया है हमारा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4 एंड C दिया है हमारा 0.01। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब यहाँ देखिए
4 इंटू 10⁻⁻², मतलब इससे तो बड़ा हो गया, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻², 6.4 इंटू 10⁻⁻³ से बड़ा हो गया। अब ये वाला वैल्यू आ गया। हमने आपको दो सिखाया था वैल्यू कि अगर Ka/C इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻³ तो इस समय 1 माइनस अल्फ़ा को हम 1 लेते हैं, और दूसरा Ka/C जब बड़ा हो जाता है 6.4 इंटू 10⁻⁻³ तो इसमें हम 1 माइनस अल्फ़ा ही लेते हैं। अब आप ये बताओ 4 इंटू 10⁻⁻², ये 6.4 इंटू 10⁻⁻³ से बड़ा है कि छोटा है? तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव पावर जैसे हायर होता है वैल्यू घटने लगता है। मतलब Ka/C का वैल्यू है 4 इंटू नहीं कोई नहीं है। तो आप ये बताइए, आपको पता है कि -2 -3 में -2 बड़ा होता है, तो 10 का पावर -2 है, यहाँ 10 का पावर -3 है, मतलब Ka/C जो 4 इंटू 10⁻⁻² आया है ये 6.4 इंटू 10⁻⁻³ से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 माइनस अल्फ़ा ही लेकर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा लेकर हम सॉल्व करेंगे। अब इसका जो सॉल्व करना है इट विल बी फॉर्मिंग योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो Ka का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0.01 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सॉल्व करने आपको आना चाहिए। चलिए आपके लिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं एक बार। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, देखो ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये समथिंग हमारा आ जाएगा 0.01 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 अल्फ़ा माइनस 4 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 0। सबको डिवाइड कर दो 10⁻⁻4 से, तो ये आ जाएगा आपका 100 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ऑफ 4 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल दिया, 25 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -1 बराबर 0। नाउ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 25 बाई 2a इंटू 50। ये जब पूरा सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट -1 प्लस माइनस अंडर रूट 101/50। अब 101 को आप 100 एज्यूम कर लो तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 10/50। और आपको पता है कि अल्फ़ा हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब अल्फ़ा कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको हम क्या ले लेंगे 10-1/50, क्योंकि अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 9/50, और इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ गया 0.18। और बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि देखो बेटा जो आपका अल्फ़ा आ गया वो आ गया 0.18, मतलब अगर इसको हम लिखते हैं परसेंटेज में तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा 18%। और आपको हम पहले ही बोले थे कि अल्फ़ा तभी होता है नेगलेक्ट जब वो 8% हो, और यहाँ पर कितना आ गया 18%, मतलब डेफिनेटली 1 माइनस अल्फ़ा नेगलेक्ट नहीं होता। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, हमें तो निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन।
और H प्लस कितना आ गया 0.01 इंटू अल्फा। हाँ, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना है 0.01 इंटू अल्फा, यानी 0.01 into 0.18. On solving you are going to get 1.8 into 10 raised to power minus 3 molarity। ये हो आया समझ में। चलो एक आपको हम और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। किस तरह से आप चेक करोगे कहाँ अल्फा को लेना है कहाँ अल्फा को नहीं लेना है, ऐसे हम लोग चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन लिखो आप। हाउ मच वाटर should be added in 300 ml of 0.1 molarity HA solution so that its degree of ionization alpha becomes 4 times। it becomes 4 times। और आपको इसमें गिवन है कि Ka इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके जेईई मेंस में आते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो इमीडिएट 4 मार्क्स मिल जाएगा। मेडिकल में भी आते हैं, दिमाग लगाओगे तो +4 और दिमाग नहीं लगाए तो 13 तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्या लिखा है कि हाउ मच वाटर should be added in 300 ml of 0.1 molarity HA solution so that its degree of ionization alpha becomes 4 times। given है Ka is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 4। चलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें Ka निकालना है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम बात करते हैं इसमें बिफोर डाइल्यूशन, और बाद में हम बात करेंगे ऑन या आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन जो हमारा Ka है वो कितना हो जाएगा। अब तो आपको तो डायरेक्ट लिखने आ गया होगा। Ka कितना हो जाएगा, मान लो हमने माना C1 अल्फा 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 1। जब आपने इसको डाइल्यूशन कर दिया अब कितना हो जाएगा Ka, हमने इसको मान दिया C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 2। ये हमारा हो गया Ka बिफोर, ये हो गया Ka आफ्टर डाइल्यूशन। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़िए तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा बिकम्स 4 टाइम्स ऑन डाइल्यूशन। मतलब जो हमारा अल्फा 2 का वैल्यू है इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और मुझे ये भी पता है कि जो हमारा Ka है वो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि जो बेटा आपका Ka है ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है ओनली ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में हमने टेम्परेचर की बात नहीं की है, मतलब हमारा टेम्परेचर फिक्स रहेगा यानी Ka विल नॉट चेंज। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, व्हाट आई कैन राइट हियर।
तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा बेटा के है ये हमारा आ रहा है C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा 1। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा KA बाई C अगर हम निकालते, तो हमें देखना है ना कि यहाँ पर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 1 को हमें नेगलेक्ट करना है कि लेना है। तो हम पहले निकालेंगे KA बाई C। तो जो बेटा हमारा KA बाई C होगा, क्वेश्चन में KA दिया है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 और जो C दिया है ये दिया है 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। ये वैल्यू हमारा आ गया KA का। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा KA बाई C का वैल्यू अगर इफ़ इट इज़ लेस देन 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 तब हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 ले सकते हैं। अरे हाँ कि ना? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमने पहला पार्ट लिया, यहाँ पर 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 6 से कम हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा 1 माइनस अल्फ़ा 1 है हम इसको इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा K है वो हो जाएगा C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर और फिर यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा 1 आ जाएगा, आपको पता है K दिया हुआ है क्वेश्चन में, C भी दिया हुआ है, अल्फ़ा 1 आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने 1 माइनस अल्फ़ा 1 को क्यों नेगलेक्ट किया। अब जब अल्फ़ा 1 आ गया तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, अल्फ़ा 2 निकाल दो। मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा अल्फ़ा 2 है इट इज़ 4 टाइम्स अल्फ़ा 1, यानी 4 इंटू अल्फ़ा 1 कितना है आपका 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। मतलब दिस इज़ ऑलमोस्ट 16%, यानी जो मेरा बेटा अल्फ़ा 2 आ गया वो आ गया 16%। मतलब अल्फ़ा 2 वाले में 1 माइनस अल्फ़ा नेगलेक्ट नहीं करेंगे। अल्फ़ा 1 आपका अल्फ़ा 1 इज़ कमिंग ऑलमोस्ट 4%, तो हम अल्फ़ा 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा अल्फ़ा 2 16%, हम तो केवल 8% तक ही नेगलेक्ट करते हैं। तो अल्फ़ा 2 कितना आ गया 16%, मतलब आप अल्फ़ा 2 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब आइए हमारा फिर हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा K था बिफोर डाइल्यूशन इट इज़ इक्वल टू KA आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि हमारा K तो फिक्स रहता है, KA नेवर चेंजेस, इट ओनली चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तो जो हमारा K था बिफोर डाइल्यूशन ये कितना था, दिस वाज समथिंग C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा 1 और ये कितना था C2 अल्फ़ा 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा 2। अब ये वाला नेगलेक्ट होके 1 हो गया, क्योंकि अल्फ़ा 1 इज समथिंग इक्वल टू 4%, लेकिन अल्फ़ा 2 16 है तो 1 माइनस अल्फ़ा 2 नेगलेक्ट नहीं होगा। अब आप इसको वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा ये C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर बराबर C2 और अभी बताए अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फ़ा 1। देखो यहाँ पर लिखे थे हम कि जो मेरा अल्फ़ा 2 है इट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 2 का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स अल्फ़ा 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा 1। आप सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा C1
अल्फ़ा 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 अल्फ़ा 1 स्क्वायर एंड C2। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि आपका अल्फ़ा 1 स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, दोनों आपका क्या हो गया बेटा, बोथ आर कैंसिल। आपका क्या बच गया यहाँ पर आपका बच गया C2 इज इक्वल टू C1 बाई 16 इंटू 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा 1। अब यही जो C1 क्या था, कंसंट्रेशन बिफोर डाइल्यूशन, C2 क्या था, कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन। अब यहां से निकलने के बाद अब आप अपना इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। यहां से निकलने के बाद अपना आप इक्वेशन सॉल्व कर लो। क्या कि बेटा आपने खाली डाइल्यूशन किया है, आपने सब्सटेंस को नहीं ऐड किया है, आप केवल क्या किए हो, डाइल्यूशन किए हो। मतलब जो मेरा सब्सटेंस बिफोर डाइल्यूशन था उतना ही तो आफ्टर डाइल्यूशन है, क्योंकि आपने तो केवल पानी बढ़ाया है ना, आपने सब्सटेंस कहाँ बढ़ाया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। अब इसको हम लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अगर इसको हम मान लेते हैं M1V1 तो इसको कर देते हैं हम M2V2। अब बिफोर डाइल्यूशन में जो हमारा M1 था वो C1 लिए थे, और जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था बेटा, जो हमारा वॉल्यूम था वो था 300 ml। वो कितना था, 300 ml। अब देखो जब ये 300 ml हो गया तो मोल विल कन्वर्ट टू मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम आपका ml में दिया है। मोल विल कन्वर्ट टू मिली मोल्स, क्योंकि आपका वॉल्यूम किस में दिया है बेटा, ml में दिया है। अब यहाँ पर आफ्टर डाइल्यूशन जो हमारा M2 था वो C2 था, और जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले का तो वॉल्यूम 300 था, बाद में आपने V वॉल्यूम और ऐड कर दिया। अब सॉल्व कर दो हमारा कि जो हमारा 300 इंटू C1 और जो मेरा C2 का वैल्यू कितना आ गया, C2 का वैल्यू हमारा ये है C1 बाई 16 1 माइनस 4 अल्फ़ा 1। यहाँ पर C2 का वैल्यू पुट कर दो, C1 बाई 16 1 माइनस 4 अल्फ़ा 1 इंटू 300 प्लस ऑफ V। ये C1 कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 0.84 इज इक्वल टू 300 प्लस ऑफ वॉल्यूम, और इसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये आपको आ जाएगा 5414 ml, और क्या हो जाएगा 5.4 लीटर। मतलब आपको 5.4 लीटर, क्वेश्चन में पूछा है ना कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन, तो अब देखो आपसे ml में दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5414 ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड। आया समझ में। तो बेटा इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। पहले तो आपको ये समझना है कि कहाँ हम 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लेक्ट करेंगे, कहाँ हम 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक अलग से ही चैप्टर